दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। कल हम लोगों ने बाइनरी नंबर पढ़ा था और पूर्ण संख्याएं पढ़ा था, उसकी संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग CDP के टॉपिक वृद्धि एवं विकास के बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट भी लाए हैं आप लोगों के सामने। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसा कंटेंट जो आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, वृद्धि एवं विकास से जो प्रॉब्लम आती है उसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर कर देगा, क्योंकि कंटेंट ही कुछ ऐसा बनाया है हमने। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास। विकास। अब वृद्धि को अभिवृद्धि भी कह सकते हैं। अभिवृद्धि, इसको अभिवृद्धि भी कहा जाता है और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है मनुष्यों को? तो वृद्धि और विकास जो होता है वो एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि जो होती है वो उसका एक निश्चित टाइम होता है जहाँ पे वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो जन्म से अर्थात गर्भ में जो बच्चा रहता है वहीं से विकास शुरू होता है और कब्र तक पहुँचता है। विकास की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। अब वृद्धि की भी प्रक्रिया सतत चलती है, लेकिन अब वृद्धि रुक जाती है और विकास जीवन से पर्यंत मृत्यु तक चलता रहता है। अब देख लेते हैं, पहले वृद्धि को पढ़ लेते हैं, उसके बाद विकास को। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि मनुष्य में होने वाले वे परिवर्तन, मनुष्य या किसी भी जातियों में किसी भी प्राणी में किसी भी प्राणियों में होने वाले वे परिवर्तन जिनका हम मापन कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकते हैं, प्रत्यक्ष देख भी सकते हैं। देख भी सकते हैं। वृद्धि जो होती है, हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन जो भी है मनुष्य में जो हम मापते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। मनुष्य में या किसी भी प्राणी में होने वाले वे परिवर्तन जिनका मापन हम कर सकते हैं, अर्थात जो वृद्धि होती है वो परिणात्मक होती है, इसका कोई परिणाम होता है। वृद्धि जो होती है वो परिणात्मक होती है। वृद्धि हमेशा परिणात्मक होती है। वृद्धि परिपक्व अवस्था तक रुक जाती है, माना जाता है कि जो लड़कियों की वृद्धि होती है वो 15 से 16 साल और लड़कों का जो होता है वह 21 साल तक, 18 से 21 साल तक वृद्धि रुक जाती है। ये रही कुछ टॉपिक, और मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो इसकी परिभाषा है उसको भी देख लेते हैं। अब मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक के अनुसार इन्होंने अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि शरीर एवं व्यवहार में शरीर
परिणात्मक परिवर्तन होता है। इसे परिणात्मक हो गया जो शरीर एवं व्यवहार में होने वाली परिवर्तन होता है, जिसका मापन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। अर्थात जो मनुष्य के अंदर शरीर और व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। फ्रैंक ने बताया था अभिवृद्धि में एक समय सीमा निश्चित होती है, एक समय के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये परिपक्वता तक रुक जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में अभिवृद्धि के लिए हम कह सकते हैं जो हमारे शरीर में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन आदि देखने को मिलता है, वे सब अभिवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। जो भी देखने को मिलेगा वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगे। अभिवृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है। अभिवृद्धि मूर्त होती है। किसी क्यों मूर्त होती है? किसी के हम शरीर, लंबाई, चौड़ाई आदि को देख सकते हैं, इसलिए अभिवृद्धि को मूर्त माना गया है। और फ्रैंक ने वही कहा भी है कि शरीर में व्यवहार और जो परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि के कारण ही होते हैं, इसलिए अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं। अभिवृद्धि अमूर्त होती है, मूर्त होती है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, विकास क्या होता है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। वृद्धि से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने इसमें बता दिए हैं। अब अगला है विकास। अब अगला टॉपिक है विकास, जिसको इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। विकास में क्या होता है? मनुष्य के अंदर विकास जो होता है वो अमूर्त होता है। विकास एक अमूर्त है, जिसे हमारे अंदर कितना ज्ञान है, क्या है, कितनी बुद्धि है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, उसका केवल आकलन कर सकते हैं। इसलिए जो विकास होता है वो अमूर्त होता है और वृद्धि मूर्त होती है। तो विकास में मतलब प्राणी के अंदर या मनुष्य या प्राणी के कोई भी है, प्राणी के शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है, उसे हम विकास कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास होता है वो हमारे शरीर से ही नहीं, शरीर से और मानसिक रूप से जो हमारे बॉडी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है और बुद्धि में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे इसमें संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास आदि विकास भी देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको मतलब विकास कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो विकास के कारण हो रहा है, ना कि अभिवृद्धि के कारण हो रहा है। वृद्धि जो होती है उसमें मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। एक परिभाषा है हरलाख के अनुसार। हरलाख जी ने बहुत अच्छी परिभाषा बताई है पृथ्वी, वो विकास के बारे में। हरलाख ने बताया है कि मनुष्य के अंदर
मनुष्य के अंदर विकास के फलस्वरूप नई नई योग्यताएं व विशेषताएं विकसित होती हैं। हर्लाक ने कहा है कि जो विकास जब मनुष्य के अंदर होता है तो उनमें नई नई नवीन योग्यताएं और विशेषताएं विकसित होती हैं, जिसे हम विकास कहते हैं। ये विकास के कारण ही होता है, हर्लाक महोदय के अनुसार। ये रहे विकास के मतलब मायने, विकास की मीनिंग है और उसकी परिभाषा है। अब अगला देख लेते हैं कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार से डिफरेंस हैं। चलिए शुरू करते हैं कि विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है। यहाँ तक समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अंतर देखते हैं। अब अगला देखते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंस है। वृद्धि और विकास अंतर। एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम के थ्रू इसको समझेंगे। यहाँ अभिवृद्धि लिखेंगे, यहाँ विकास। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित समय तक रुक जाती है। वृद्धि की, यहाँ की बड़ी वाली रहेगा, वृद्धि की एक समय सीमा होती है। समय सीमा होती है, लेकिन विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वृद्धि विकास से, ये हर एक परीक्षा में सीटेट हो या टेट हो, सुपर टेट हो, इन जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। अब अगला है, एक अंतर तो हो गया कि जो वृद्धि होती है इसका एक समय सीमा होता है, परिपक्वता तक रुक जाती है। लेकिन विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात मनुष्य जब जीवन गर्भ से ही ये प्रारंभ हो जाता है, मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरा जो है, वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास का मेजरमेंट नहीं किया जाता है। विकास को नहीं, आप लोग पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता है। तीसरा है कि वृद्धि जो होती है, वृद्धि मूर्त होती है। वृद्धि मूर्त होती है। अभिवृद्धि, वो विकास जो होता है वो अमूर्त होता है। चौथा है, यह परिणात्मक होती है। परिणात्मक होती है। यह परिणात्मक होती है और जो विकास होता है यह गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है।
ये दोनों होता है। अब पांचवा है वृद्धि। जो है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया है। विकास एक अर्जित प्रक्रिया है। एक अर्जित प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैव बायोलॉजिकल है, लेकिन विकास को हम अर्जित करते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और कुछ पॉइंट और भी हैं कि इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तन होता है। ये रहे वृद्धि और विकास में अंतर। और पॉइंट है, लेकिन अब अगला टॉपिक देखते हैं वृद्धि और विकास से रिलेटेड, कि इसको जो है कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो वृद्धि और विकास को बहुत सारे कारक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि किसी भी अगर बालक को प्रभावित करने वाले सामाजिक मानसिक किसी को भी प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा जाए, तो सबसे पहले आएगा बालक का वातावरण। वातावरण सबसे पहले बालक का वातावरण आएगा, जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। जिस प्रकार से वातावरण मिलेगा, बालक उसी प्रकार से अपने आप को ढालेगा उस वातावरण में। दूसरा है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, अगर बच्चे की आनुवंशिकता जो है हेरेडिटी अच्छी है, तो वो अच्छा भी व्यवहार करेगा। अगर माता पिता का व्यवहार सही नहीं है, वह भी उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, क्योंकि बड़ों से बच्चा कुछ न कुछ सीखता है और ज़रूर सीखता है। जिस प्रकार से हम उसको वातावरण देंगे, जिस प्रकार से हम मानसिक लक्षण देंगे, उसी प्रकार से बच्चा व्यवहार करेगा। ये पहला वातावरण हो गया। दूसरा आनुवंशिक हो गया। तीसरा जो हो गया वो पौष्टिक आहार या भोजन। पौष्टिक भोजन, अगर हम बच्चों को पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन देते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, तो वृद्धि भी अच्छी होगी और विकास भी उनका अच्छा होगा। अगर वहीं पौष्टिक भोजन नहीं देते हैं, खान पान में बदलाव नहीं करते हैं, अच्छा खाना नहीं देते हैं, तो उनके शारीरिक प्रभाव तो पड़ेगा ही, वो बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, अच्छा विकास भी नहीं होगा। अगला है चौथा परिवार। परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है वृद्धि और विकास में। परिवार में यदि अच्छा स्थान मिल रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो उसका वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अगला है पांचवा नंबर, पास पड़ोस। पास पड़ोस, ये जितने फैक्टर हैं, अगर किसी के भी पूछा जाए कि इस चीज़ को प्रभावित करने वाले कारक, तो उसमें वातावरण और मानसिकता जो है कि जरूर रहेगा। परिवार भी रहेगा, पास पड़ोस रहेगा। छठा है सहपाठी। सहपाठी या दोस्त। सातवां है, इसमें परिवार में आप माता पिता भी डाल के लिख सकते हैं, माता पिता ये भी होता है। ये है सामाजिक अर्थात समाज। आठवां है, बच्चे को समाज भी प्रभावित करेगा। आठवां है विद्यालय। और बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, जो भी जितने भी आस पास से बच्चा घिरा हुआ है, वो सभी कारक बच्चों को प्रभावित करेंगे। बुद्धि भी बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर बुद्धि
बुद्धि अच्छी है, बुद्धि जो बुद्धि लेवल होता है यह भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है और वृद्धि को प्रभावित करता है। अब अगला देख लेते हैं कि विकास के कितने पक्ष होते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये अच्छे से इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में पूछे जाते हैं, सुपर टेट में पूछे जाते हैं और ज़रूर पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा कौन सा प्रभावित करेगा कौन सा नहीं करेगा। कभी कभी आल पूछा जाता है कि ये सभी होंगे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। चलिए अगला शुरू करते हैं कि विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं। अब अगला है कि विकास के पक्ष क्या होते हैं। विकास के पक्ष, विकास के निम्नलिखित 5 पक्ष होते हैं। विकास के निम्नलिखित 5 पक्ष होते हैं। 5 पक्ष कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। पहला जो है वो शारीरिक पक्ष, दूसरा है मानसिक पक्ष, तीसरा है सामाजिक पक्ष, चौथा है संवेगात्मक पक्ष, पांचवा है नैतिक पक्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास के कितने पक्ष होते हैं, तो विकास के ये 5 पक्ष होते हैं। पहला शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक पक्ष। ये 5 पक्ष जो होते हैं वो विकास के होते हैं। ये रही विकास के पक्ष। अब अगला देख लेते हैं विकास के जो सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत से विकास के जो सिद्धांत होते हैं, विकास के सिद्धांत से तो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है यूपी टेट में। ये 2021 में जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिला था कि निरंतरता का सिद्धांत उसमें पूछा था कि विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है। तो अगला देखते हैं विकास का जो सिद्धांत होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक विकास का सिद्धांत। अगला देखते हैं विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, जब सिद्धांत लिखेंगे, जो विकास का सिद्धांत होता है वो कई होते हैं विकास के सिद्धांत, लेकिन जो एक दूसरे पर आपस में निर्भर रहते हैं। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, चौथा है सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। पांचवा है समन्वय, समन्वय का सिद्धांत। छठा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर
संबंध का सिद्धांत। सातवां जो है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। सातवां हो गया। अब आठवां देखते हैं, परमार्जिता का सिद्धांत होता है। परमार्जिता का सिद्धांत। नौवां है चक्राकार गति। और सिद्धांत है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है मैंने यहाँ बताया है। निरंतरता का सिद्धांत जो होता है वो विकास होता है, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एकीकरण का सिद्धांत, जिसे बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, उसके बाद हथेली को हिलाना सीखता है, तब जाके वो अपने उंगलियों पर काबू पाता है, वही एकीकरण का सिद्धांत कहता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है, प्रत्येक प्राणी या मनुष्य अपने ही जातियों में वृद्धि करते हैं। जैसे अपने ही जातियों में बच्चों का जन्म देते हैं। अगर वह मनुष्य है तो मनुष्य प्रजाति का देगा, अगर वो बंदर है तो बंदर प्रजाति का देगा। ये नहीं कि मनुष्य है तो बंदर पैदा कर देगा, बंदर है तो मनुष्य पैदा कर देगा, ऐसा नहीं है। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत यही कहता है कि सभी प्रजातियां, मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, वो अपनी एक समान प्रतिमान में ही जन्म लेता है। अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। समन्वय, विकास के द्वारा समन्वय होता है। और परस्पर संबंध का सिद्धांत कहता है कि विकास एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। जो सिद्धांत होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर होता है, ये बिल्कुल सही बात है। परमार्जिता का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है वो परमार्जन करता है और विकास वर्तुलाकार गति में चलता है, चक्राकार गति या वर्तुलाकार गति। ये पूछा जाता है कि वर्तुलाकार गति किसकी होती है, तो विकास की जो होती है। विकास ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे वर्तुलाकार में चलता है। जिस प्रकार से डीएनए का वो संरचना होती है उसी प्रकार से विकास वर्तुलाकार गति में चलता है। ये जो सिद्धांत होते हैं वो विकास की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और सिद्धांत हैं, दो चार हैं, लेकिन इतने जो सिद्धांत हैं और जो सिद्धांत है वो विकास की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये रही हमारी क्लास अभिवृद्धि एवं विकास की। इसमें कोई टॉपिक तो वैसे छूटा नहीं है। अगर आपको जो लगता है कि टॉपिक छूट गया है तो ज़रूर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।